मोहसिन नकवी के एक बयान ने पाकिस्तानी सियासत की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया है। जो उन्होंने कहा है उससे बहुत से लोग इस्तराब में आ गए हैं और एक बेचैनी की कैफियत है, स्पेशली जो पाकिस्तान में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी के भी कुछ एलिमेंट्स हो। तो आज की इस वीडियो में हम जरा एनालाइज करेंगे मोहसिन नकवी की ये स्टेटमेंट। मोहसिन नकवी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, बल्कि उन्हीं का एक नुमाइंदा समझे जाते हैं इस हुकूमत में जो पार्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से कुछ गुजारिशात करूंगा और आप समझ लें कि ये एक रिप्लाई है मोहसिन नकवी की इस स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें क्या कहा है उन्होंने, पहले तो हम उस पर भी नजर डालेंगे और फिर हम अपनी गुजारिशात पेश करेंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, जो उन्होंने एक सोल्यूशन देने की कोशिश की है। हम एज अ अवाम हमारे पास भी कुछ सोल्यूशंस हैं, तो आइए नजर डालते हैं उन सोल्यूशंस पर और इस स्टेटमेंट पर जिसने काफी हलचल मचाई हुई है। मोहसिन नकवी ने तो सीधा साधा कह दिया कि भाई ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और अब ये काम नहीं कर रहा। और उन्होंने मजीद कहा कि हम डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर भी कई सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारी ये जिद है कि हमने इसी सिस्टम को घसीटना है जो कि बार बार फेल हो रहा है। शायद वो तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पर और उनके जो इख्तलाफात अक्सर आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके हवाले से वो बात कर रहे थे कि बहुत से मसले हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने इसका यही मतलब निकाला कि उनका इशारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ था। और अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले अकाउंट्स पर भी नजर डालें तो वो भी अब यही नैरेटिव प्रोपेगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए जिसको अवाम डायरेक्टली मुंतखब करें, जिस तरह अमेरिका में होता है। प्रेसिडेंट अपनी सारी काबीना बनाता है और इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको भी अवाम इलेक्ट करती है, लेकिन असल ताकत प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी एक पावरफुल शख्सियत। पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें तो ये बहस कोई नई नहीं है, पहले भी चलती रही है कि पार्लिमानी सिस्टम ऊपर होगा या सदारती निज़ाम। तो पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी आंख मचोली खेली जाती रही है, स्पेशली ये मिलिट्री डिक्टेटर्स के अदवार में ये सदारती निज़ाम ले आते थे, खुद सदर बन जाते थे और उसके बाद जब जमहूरी हुकूमतें आती थी वो आइन को चेंज कर देती थी। और इसमें पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा, अगर हिस्टोरिकली बात करें तो, रेजिस्टेंस दिखाई है। और उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इख्तियारात वाला हो, उसके पास पावर्स हो, वो डिसीजन मेकिंग करे। और अभी ऑन पेपर्स पाकिस्तान के हाँ यही सिस्टम चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके न्यूक्लियर का भी मैनेजर है, जो आपके फौज का भी मैनेजर है, फॉरेन पॉलिसी और पूरी फेडरेशन का जो वो जिम्मेदार है वो प्राइम मिनिस्टर है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट की अक्सर ये ख्वाहिश रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, यानी एक बंदा, जिस तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट होता है डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हो कि वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कुछ भी कर सके और पार्लियामेंट के डिसीजंस को भी बाईपास कर सके। तो ये एक ख्वाहिश हमेशा नजर आई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से। और अभी मोहसिन नकवी जो कि समझे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बयान कहां से आया है और कहां से ये थिंकिंग आ रही है। डेफिनेटली ये थिंकिंग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है और उसमें जो दो तीन बातें उन्होंने और कही हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होने चाहिए, यानी मजीद सूबे बनने चाहिए और मजीद इसमें हमने पावर को डिसॉल्व करना चाहिए। इसमें एक और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पंगा ये भी है कि ये जो आपके पंजाब और सिंध के सेंटर्स हैं, अब बात कर लें तो नून लीग पंजाब में है ज्यादा और पीपल्स पार्टी ये सिंध में। एस्टेब्लिशमेंट का ये भी मौकफ है कि ये बड़े बड़े सूबों के सेंटर्स में बैठे हुए हैं और ज्यादा शेयर ये खा जाते हैं, लिहाजा अगर ज्यादा सूबे होंगे तो रिसोर्सेज भी डिवाइड होंगे और करप्शन का मौका इन्हें कम मिलेगा। और इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जेन जी को भी एक्नॉलेज किया कि आप इनको कॉकरोचेस वगैरह नहीं कह सकते, ये भी एक आवाज हैं और अगर ये खड़े हो जाएं तो सारा तख्ता उल्ट सकता है। मतलब उनके जख्मों पर भी शायद मरहम रखने की कोशिश की है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये बयान दिया, यानी अवाम को कूल डाउन करने की कोशिश की है, जो अवाम को आजकल काफी गुस्सा चढ़ा हुआ है। जो डोमेस्टिक डिसीजंस आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, चाहे पेट्रोलियम की प्राइसेस हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, बलोचिस्तान का हो, ये जो डिफरेंट आपकी एक आग लगी हुई है मुल्क में और लोग खुश नहीं है उससे। तो एक तो ये ख्याल है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सिंपली वो कहते हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे यहाँ के लोग निज़ाम संभालें और नई लीडरशिप इमर्ज होगी। अब यहाँ पर मेरा इख्तलाफ सामने आता है, नई लीडरशिप से क्या मुराद है इनकी? मतलब नई लीडरशिप वो जो इस्टेब्लिशमेंट लाएगी, क्या अभी का जो मौजूदा
सिस्टम है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही। चाहे आपका सारा आप अपना सिस्टम देख लें, ज्यादा वही लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। तो मसला फिर कहां से आ रहा है? अगर आप नया सिस्टम भी बनाएंगे, अगर आप पावर को डिसॉल्व भी करेंगे, नए सूबे भी बनाएंगे, तो फिर भी तो उन्हीं लोगों ने आना है ना जो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर हैं। जब तक ये सिस्टम चल रहा है, जब तक ये थिंकिंग चल रही है, तो उस थिंकिंग को किसने बदलना है? मेरा सवाल ये है कि भाई आप सिस्टम चेंज कर दो, लेकिन अगर बिहेवियर ही ना चेंज हो, अगर ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट का ही बिहेवियर नहीं चेंज होता, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और इसलिए कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इससे इस्टेब्लिशमेंट मजीद रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है और टोटल डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेना चाहती है। अभी भी उनके हाथ में है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो इनके रास्ते में किसी हद तक कोई रुकावट है, वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी कहती है कि कराची को एक सूबा बनने नहीं देना। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि कराची जितना बड़ा शहर है उसको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होना चाहिए। ये मैं कोई सिंध तोड़ने की बात नहीं कर रहा, ये ख्यालात मेरे लाहौर के बारे में भी हैं जहां मैं रहता हूं कि ये जो बड़े सेंटर्स हैं इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देना चाहिए। चाहे मुल्तान हो, चाहे कोयटा हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, ये बड़े बड़े शहर हैं जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आपकी इनइफेक्टिव पॉलिसीज की वजह से सारे सूबों के जो बाकी लोग होते हैं वो इन्हीं सेंटर्स में आ जाते हैं और सारा दबाव इन सेंटर्स पर पड़ता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या आपने अपना बिहेवियर भी चेंज करना है कि नहीं? हमें पता है कि हिस्टोरिकली इंसानियत की हिस्ट्री में जो भी कानून साजी हुई है वो इंसान के बिहेवियर ने की है कि यार ये कानून अच्छा है, ये लागू होना चाहिए। तो अगर आपने बिहेवियर ही नहीं चेंज करने तो सिस्टम कैसे तब्दीली लाएगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट और इनके जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में अपना शेयर कम करने के लिए तैयार हैं? जो फेवरेबल एनवायरनमेंट इन्होंने अपने आप को दिया हुआ है, ना सिर्फ हुकूमत के अंदर बल्कि बिजनेस में भी, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं ये सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी लैंड ओनरशिप हो। ना पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुई, ना पाकिस्तान में पावरफुल लोगों को चैलेंज किया गया कि वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। पावर कंसोलिडेट होते गई डिफरेंट चंद खानदानों के अंदर। और 80s की जंग के बाद जो डॉलर आया अमेरिका से, उसने एक नई लत को जन्म दिया पाकिस्तान में रियल एस्टेट की। जो हाउसिंग सोसाइटीज, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बनी और उससे आपके पावर कॉरिडोर्स ने एक नया बिजनेस शुरू किया। उन सोसाइटीज के अंदर जितने बिजनेसेस हैं वो भी उन्हीं के। तो ये बिजनेस अलग और हुकूमती मराद अलग, जो प्रोटोकॉल्स, पर्क्स, अयाशियां, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, जो यूएनडीपी कहता है, जो आईएमएफ कहता है कि ये पर्क्स आपकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, 20 से 21 बिलियन डॉलर्स। ये रवैये कौन चेंज करेगा? जो एक लोकल मिनिस्टर के साथ साथ 10-10 गाड़ियां जा रही होती हैं, ये बिहेवियर कौन चेंज करेगा? और ये सब कौन होते हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट के पार्टनर्स होते हैं। और इसके अलावा ये ब्यूरोक्रेसी, लैंड ओनर्स, गद्दी नशीन, पॉलिटिशियंस, ये सब कुछ तो इन्हीं का है। हाउसिंग सोसाइटी से लेकर आपका इंडस्ट्रियल एरिया और फिर सारी लैंड आम आवाम के पास क्या है? तो मेरा ये सवाल है कि ये सब कुछ ये अपने रिसोर्सेज डिवाइड करेंगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डिवाइड करेंगे। इस पर मलिहा लोधी ने भी एक बड़ा जबरदस्त तबसरा किया है मोहसिन नकवी के इस बयान पर। व्हेन यू कैनॉट रन द कंट्री द सिस्टम इज एट फॉल्ट। यानी जब आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो सिस्टम गलत हो गया। इफ द सिस्टम कोलैप्स्ड ऑन योर वॉच देन स्टेप असाइड एंड लेट गो। मतलब चले जाओ अगर आपसे सिस्टम नहीं चल रहा। आप कह रहे हो कि ये सिस्टम ही गलत है, हालांकि आप लोग उन्हीं चेहरों को बार बार लाते हो और उनके हाथ में हुकूमत देते हो। तो फिर सिस्टम कैसे बदलेगा? सूबे तो बना लेंगे, लेकिन क्या बेसिक्स ठीक कर लेंगे? क्या करप्शन का खात्मा हो जाएगा? क्या सुस्त रवैये सही हो जाएंगे जो आपके हुकूमती इदारों में आपको नजर आते हैं? आप बिजली के महकमे को देख लें, आपका कोई मसला हो जाए तो कितनी जल्दी वो हल होता है। और उसमें आप बिल्स के अंदर आप देख लें कि किन किन सर्विसेज के पैसे लिए जाते हैं। बिल इतना ज्यादा आता है लेकिन सर्विसेज क्या है वो आपको पता है। तो ये आपके गवर्नमेंट इदारों का हाल है। तो इनके बिहेवियर्स कौन चेंज करेगा? जो ब्यूरोक्रेट्स और वडेरे अपनी छोटी छोटी स्टैब्लिशमेंट्स बनाकर बड़ी स्टैब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनके रवैये कौन तब्दील करेगा? क्योंकि यही मिलकर एम्पावर करते हैं एक बड़ी स्टैब्लिशमेंट को, और ये सब उसका मुरक्कब है। क्या आपके पास कोई प्लान है इनको काउंटर करने का या इनके बिहेवियर्स चेंज करने का? क्योंकि इनके बगैर तो आप हुकूमत भी नहीं बना सकते। जमीनें इनकी, सोसाइटियां इनकी, फैक्ट्रीज इनकी, हुकूमत इनकी, अयाशी इनकी।
और ये जो सारी रूलिंग एलीट है, इसको पाकिस्तान के मसलों का जरा सा भी इदराक नहीं है, क्योंकि इनका उठना बैठना पाकिस्तान के आम शहरी के साथ है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि एक 30,000 कमाने वाला बंदा किस तरह 15,000 का बिल देता है या 15,000 बाकी किराए में देता है और बाकी मांग मांग कर गुजारा करता है। इनको आइडिया ही नहीं है। इन्होंने F6 को सार मार्केट में बैठना है, इन्होंने अपनी प्राइवेट पार्टीज इंजॉय करनी है, इन्होंने बाहर के दौरे करने हैं, इन्होंने अशियाँ करनी है। इनको क्या पता कि आम बंदे के लिए कितना मुश्किल है। इनको जब फ्री पेट्रोल मिल रहा है और AC वाले कमरे हैं, AC वाले ऑफिसेज हैं, तो इनको क्या एहसास होना है कि आम बंदा AC के बगैर किस तरह इस गर्मी में गुजारा करता है या फिर कितना महंगा पेट्रोल वो लेता है, क्योंकि इनको तो फ्री मिल रहा है सब कुछ। और अब आप कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और सिस्टम को बदलने की जरूरत है, जबकि हर चीज आपके अपने हाथ में है। आपने ऑलरेडी हर तरह का सिस्टम आजमा के देख लिया है पाकिस्तान में। आपने ये वाली डेमोक्रेसी भी आजमा ली है, आपने अच्छी वाली डेमोक्रेसी भी आजमा ली है 2008 से 13 वाली जो पीपल्स पार्टी की थी, आपने मार्शल लॉस को भी देख लिया है, आपने हाइब्रिड निजाम को भी देख लिया है, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके रवैये ही नहीं चेंज हो रहे। आपने सदारती निजाम भी आजमा कर देख लिया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फौज हुकूमत करे तो फिर आपको प्रॉपर एक मार्शल लॉ लगाना चाहिए, पता लगे कि यार यहाँ पर फौज हुकूमत करती है, ये आए बाएं शाएं ना करें। शायद पाकिस्तान के मसाइल का हल फौजी निजाम ही है कि कम से कम थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ जाती है ना। लेकिन हिस्ट्री भी याद रखनी चाहिए कि हिस्टोरिकली जब जब मार्शल लॉ लगा है तो पाकिस्तान या तो टूटा है या दहशतगर्दी मिली है हमें। तो सारे सिस्टम्स आप ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इन सारे तजर्बात से क्या आपका IMF का मसला हल हुआ? नहीं। क्या आपकी गुर्बत कम हुई? नहीं। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज बढ़ा? नहीं। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी? नहीं। क्या अवामी मैंडेट का एहतराम किया गया? नहीं। तो ये है सबसे बड़ा मसला, अवामी मैंडेट का एहतराम। जब तक ये नहीं होगा आपका कोई मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, आप इसी तरह कलाबाजियां लगाते रहेंगे, मिस एडवेंचर्स करते रहेंगे और आपको रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता इसका एक ही है और वो ये कि अवामी मैंडेट का एहतराम, चाहे वो सदर हो, मुझे कोई मसला नहीं है सदारती निजाम से, लेकिन चाहे वो सदर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अवामी मैंडेट का एहतराम जरूरी है। और अगर अवामी मैंडेट को आप नहीं ऑनर करते तो फिर मुल्क में यही होता है जो कुछ हो रहा है, फिर सिस्टम कोलैप्स ही करते हैं, जो खुद आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपने कोई हद मुतय्यन की ही नहीं कि कौन इदारा कहां तक आगे जाएगा, कितना बिजनेस करेगा, कितना नहीं करेगा, उसमें से अवाम को क्या मिलेगा। अवाम के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट ये कि फाइन पे फाइन, जुर्माने पे जुर्माने, और अपने लिए हर तरह की आजादी, फेवरेबल एनवायरनमेंट्स, टैक्सेस में छूट, लोन्स की फराहमी जो कि आम बंदे को नहीं है। ये वही लोग जो कि हुकूमतों में होते हैं, इनको लोन्स भी मिल जाते हैं इनके बिजनेसेस के लिए। तो फिर मसले का हल कहां पर है? मसले का हल है साफ शफाफ इलेक्शंस में, मैंडेट के एहतराम में, ताकि एक ऐसी लीडरशिप इमर्ज हो जिसके पीछे अवामी बैकिंग हो और वो मुश्किल फैसले कर सके। 2024 में जब ये इलेक्शन जिस तरह हुआ, उस वक्त भी हमने वार्न किया था कि मुश्किल डिसीजंस पाकिस्तान की जरूरत है, और एक ऐसी पार्टी जिसके पास मैंडेट नहीं और वो हुकूमत में आ जाए और वो अगर मुश्किल फैसले करने की कोशिश करेगी तो मुल्क में केओस होगा। एग्जैक्ट अल्फाज थे हमारे, और आज यही कुछ हो रहा है। 2.5 साल बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल अनार्की की तरफ चला गया है, और इसकी रीजन ये है कि मुल्क में मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। कहीं भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी, पंजाब से लेकर सिंध, सिंध से लेकर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से लेकर केपी, केपी से लेकर कश्मीर, हर जगह पर अवामी नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया गया और रिजल्ट फिर आपके सामने है। पहले ये रिजेंटमेंट एहतजाजों से शुरू होती है और फिर वायलेंट शक्ल इख्तियार कर जाती है, और फिर हमें क्या सलूशन नजर आ रहा है कि जी लोगों को मार दो, लोगों को कुचल दो और अपने फैसले धौंस जबरदस्ती से मनवाओ। ये कैसा सलूशन है कि जिसमें अवाम की कुछ सुनी नहीं जा रही और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है या जो डिसेंट है उसका टोटल कला कमा किया जा रहा है? क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? यहाँ पर पाकिस्तान के सिस्टम को जो कि कोलैप्स हो चुका है, उसको ये समझने की जरूरत है कि एक नेचुरल लीडरशिप की रिस्पेक्ट करनी होगी, एक ट्रू लीडरशिप को नेचुरली इमर्ज होने देना होगा। ऐसे नहीं ये जो पपेट्स और तोतों की आपको आजकल एक लाइन नजर आ रही है, ऐसे नहीं, आपको लीडरशिप की रिस्पेक्ट करनी होगी। और ये मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में कहा है कि हमेशा सिविलियन लीडरशिप मुल्क के मसाइल हल करती है और मुश्किल फैसले लेती है। आप आसपास के ममालिक में जरा नजर दौड़ाएं, आप तुर्की को देख लें, आजरबाईजान को देख लें, मलेशिया को देख लें, आप इवन भारत को देख लें। यहाँ पर जेन्युइन लीडरशिप
लीडरशिप आई और उसने मसाइल हल किए। मनमोहन सिंह की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि वो भी एक सिविलियन लीडर था, उसने भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। ये जो सारी ग्रोथ हुई है इस सदी के आगाज में भारत की, उसके पीछे मनमोहन का हाथ था। पहले वहां पर इलेक्शंस हुए, मैंडेट का एहतराम किया गया। इवन चाइना में भी आप देख लें तो यहां पर एक सिविलियन लीडरशिप आई है जिसने कौम को एक मकसद दिया है और कौम को उसके पीछे लगाया है और फिर अपने रूल्स नाफिज करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए। आप जब इन मुल्कों में जाते हैं तो आपको मजा आता है वहां का कल्चर देखकर, वहां की सफाई देखकर, वहां की खूबसूरती, और सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। यहाँ पाकिस्तान में क्या मतलब 2 मार्केट साफ करवा के हम वाह वाह कर रहे होते हैं। आप जरा देखें तो सही कि ट्रू लीडरशिप करती क्या है, और वो हमेशा सिविलियन लीडरशिप करती है। हिस्टोरिकली कभी भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर अवाम का लीडर नहीं बना, ये हमें समझना होगा। ये पाकिस्तान क्या, रीजन क्या, दुनिया क्या, ये हिस्ट्री में कभी भी कोई मिलिट्री लीडर नहीं मर्ज हुआ। आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, आप चाइना की हिस्ट्री देख लें, आप माओ ज़ेडुंग को देख लें कि किस तरह उन्होंने एक आर्मी बनाई। वो लीडर थे, उसके पीछे आर्मी ने लब्बैक कहा, कौम ने लब्बैक कहा। रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो उर्दगान ने तुर्की की आवाम को एक डायरेक्शन दी और मुल्क को यूनिफाई किया, और इस बेस पर आप देख लें कि तुर्की एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज हुआ है। और वहां पर जो खूबसूरती और जो सफाई हमें नजर आती है, एवं नहीं सारी दुनिया भाग भाग कर वहां जाती। आप मलेशिया को देख लें, महातीर मोहम्मद ने वहां चेंज किया मलेशिया को, और अब जो उनका कैपिटल सिटी है कुआलालंपुर, उसको मिनी न्यूयॉर्क कहा जाता है। सारी दुनिया वहां जाती है। हमारे पास क्या है दुनिया को ऑफर करने के लिए? कराची, जिसमें बदअमनी है। आपको हद मुतय्यन करनी पड़ेगी हर इदारे की। अगर हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यहाँ बिजनेसेस करती है और इस वजह से उनका किसी ना किसी हद तक सियासत में रोल बनता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आकर हुकूमत करना शुरू हो जाएं। मिलिट्री का काम यह है कि सिविलियन लीडरशिप के पीछे खड़े होना और मुल्क में जो भी आफत या नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज आता है उसको मिलकर सिविलियन हुकूमत के साथ हल करे। इसकी एक एग्जाम्पल हमने देखी थी कोविड-19 में कि किस तरह सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने एक बहुत बड़ी आफत से मिलकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को एक डिजास्टर से बचाया है। मैं मानता हूं यहां पर मिलिट्री का एक रोल हमेशा रहेगा पॉलिटिक्स में, और ये भी हिस्टोरिकली कोई अचंभे की बात नहीं है कि मिलिट्री का भी कुछ किरदार होता है पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान मिलिट्री का इसलिए भी ज्यादा है कि अब उन्होंने सोसाइटीज बना ली हैं, वो बिजनेस में आ गए हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो जहां बिजनेस आ जाता है वहां पॉलिटिक्स भी आ जाती है। और पाकिस्तान एक नैरो कंट्री है जिसको ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उसकी वजह से भी मिलिट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन उसमें भी किसी हद तक एक डिसिप्लिन की जरूरत है कि हर कोई किस तरह फेयर शेयर हासिल करे और सिर्फ पावरफुल कॉरिडोर्स को ही फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले, अवाम को भी मिले, अवाम को भी बिजनेस करने दिया जाए। और अगर मिलिट्री का सियासत में ताल्लुक है तो वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो अवामी मैंडेट का एहतराम करे, जिस तरह बांग्लादेश में हमने देखा है। बांग्लादेश में क्या हुआ कि पहले सारी मिलिट्री शेख हसीना वाजिद के साथ थी, लेकिन जैसे ही अवाम उसके खिलाफ हुई, बांग्लादेश की मिलिट्री ने कहा अवाम को कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, हम इसको बचाएंगे नहीं। तो अवामी उमंगों का भी ख्याल रखना होता है, पब्लिक सेंटिमेंट एनालिसिस करना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर डिजास्टर होंगे, फिर खूनी इनकलाब आते हैं। जब रिजेंटमेंट बढ़ती रहती है तो वो बहुत ज्यादा आग लगाती है। और इसका यह हल नहीं है कि अगर कोई बात कर रहा है किसी मसले के हवाले से तो आप उसको रास्ते से हटा दो या मार दो, उसके साथ बात करो। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप हुकूमत में हो, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और हर डिसेंट का यह मतलब नहीं है कि वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। अब आप देखें ना मिस्र में क्या हुआ, मिस्र में भी इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को कुचला, मुर्सी को जेल के अंदर मार दिया। और सीसी साहब आज भी प्रेसिडेंट हैं, जो पहले आर्मी चीफ थे, मुर्सी के ही अंडर आर्मी चीफ थे। उनको बड़ा सपोर्ट किया सऊदीज ने, अमेरिकन ने। अभी तक तख्त तो है उनके पास, लेकिन मुल्क का क्या हाल है आप जरा गूगल कर लें कि वहां की इकोनॉमी का क्या हाल है, वहां की सोसाइटी का क्या हाल है। तबाह बर्बाद हो गया वहां पर सारा सिस्टम, और सारा बिजनेस बिल्कुल पाकिस्तान की तरह रूलिंग एलीट कर रही है। और अवाम के लिए सिर्फ गर्मी और डंडा ही है, वही हाल जो पाकिस्तान में है। तो हाल ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए या ज्यादा सूबे बना दें। मैं इसका हामी हूं वैसे, अगर मैं अपनी बात करूं, लेकिन मेरा फिर वही सवाल पैदा होता है कि यार रवैये कब चेंज होंगे। मैंडेट का
एहतराम कब होगा, नेचुरल लीडरशिप को कब ऊपर आने दिया जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो बाकी सब म्यूजिक है। फिर बाकी आप जो मर्जी कहते रहें, जिस मर्जी पर ब्लेम डालते रहें, मतलब अपने आप को आप साइड पे कर लें कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं, ये जी इसकी गलती है, इसने सारा गलत किया है, हमने तो सब कुछ प्लेट में रख के दिया था। तो इस तरह की फिर बातें आती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है। और अब आप देखें दूसरी साइड से भी काउंटर किया जा रहा है। और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी दिल बड़ा करने की जरूरत है बहुत से मैटर्स पर, कि पाकिस्तान को सूबों की जरूरत है, पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर यूनिट्स की जरूरत है, पाकिस्तान को नए डैम्स की जरूरत है, जिस पर ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज रुकावट डालती हैं। पाकिस्तान को बहुत सी रिफॉर्म्स की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की जरूरत है। ये नहीं कि सारी तरमीम रूलिंग एलीट के लिए ही हों, जो अभी पिछले हमने कुछ सालों में देखा है, अवाम के फेवर में होनी चाहिए। और इसके अलावा अपने बिहेवियर्स में थोड़ी लचक दिखानी चाहिए और मुल्क का जरा ख्याल करना चाहिए, मुल्क का एहतराम करना चाहिए। ये जो सारे हुकूमती इदारों में लोग बैठे हैं जो अपने आप को अफसरान कहते हैं, वैसे तो ये नौकर होते हैं, इन्होंने भी मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जो कॉलोनियल एम्पायर की बाकियात हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जब इनको एक सरकारी ऑफिस मिल जाता है ये अपनी अपनी जगहों पर फिरौन बन जाते हैं और रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते। तो इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को चूस लिया इन्होंने। अवाम के लिए कुछ नहीं बचा। जब अवाम अपनी बेस पर बिजनेस करने की कोशिश करती है, पैसा कमाने की कोशिश करती है, वहां भी उनको तंग करने के लिए 10 किस्म के इदारे आ जाते हैं कि भाई टैक्स निकालो, ये फाइन निकालो, रजिस्ट्रेशन के पैसे निकालो, लेट दुकान क्यों खोली हुई है, तुम्हारी दुकान पे ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है, तुम्हारी दुकान पे ये बिल्ली क्यों खड़ी हुई है। तो इस तरह के इनके पास तरीके हैं पैसा हथियाने के अवाम से। तो जब तक ये बिहेवियर खत्म नहीं होने, पाकिस्तान की बैंड ऐसे ही बजी रहनी है जो आप लोगों ने खुद बजाई भी है। और फिर हमें कहते हैं कि जी सिस्टम को तब्दील करना है, पहले अपने रवैये तब्दील करो और मैंडेट का एहतराम करो, लीडरशिप को आने दो, वो मसले हल कर लेगी, उनको सपोर्ट दो, पूरा मुल्क उसको सपोर्ट करे, एक नेचुरल लीडरशिप को। अदरवाइज कोई मसले का हल नहीं है, सब म्यूजिक है। एक अनपॉपुलर क़यादत कभी भी मुल्क की बागदौड़ नहीं संभाल सकती और वो कभी भी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकती। ये हमने बहुत से मुल्कों में देखा है और अभी इजिप्ट में भी हम देख रहे हैं। ये जो इतना एग्रेसिव फाइन्स की फिलॉसफी आजकल हमें नजर आ रही है, ये क्या मुल्क को बेहतर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये एक जिद है अवाम के खिलाफ के ज्यादा रेवेन्यू हमने अवाम की जेब से निकालना है, इसलिए जिद में अवाम फिर रूल्स की पासदारी नहीं करती। आप देखें आजकल कितने वाकयात हो रहे हैं कि लोग वार्डन्स को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फाइन्स ही इतने ज्यादा हैं। हालांकि हुकूमत की ये कोशिश नहीं है कि उनको एजुकेट करे अवाम को। क्या ट्रैफिक का मसला हल हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत का ये प्लान ही नहीं है कि ट्रैफिक हमने सही करनी है। उनका ये प्लान है कि गरीब की जेब से ज्यादा पैसा निकालो। गरीब भी फिर जिद में आकर वो रूल्स तोड़ता है, वो चकमा देने की कोशिश करता है। तो नेट रिजल्ट आपका क्या निकला? डिजास्टर। वही जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। कौम को एक डायरेक्शन देनी होती है, एक सेंस ऑफ पर्पस देना पड़ता है कि यार ये हमारे प्लान्स हैं, इस तरह हम आगे जाएंगे, इस तरह हम मिलकर तरक्की करेंगे और दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। कौम को यूनिफाई करना पड़ता है। और अगेन वो कौन कर सकता है? सिर्फ एक पॉपुलर सिविलियन लीडर, ना कोई मिलिट्री जनरल डंडे के जोर पर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यहाँ से आपको पाकिस्तान के हालात में बेहतरी नजर आ रही है या एक और डिजास्टर हमारा इंतजार कर रहा है? क्या पॉपुलर सिविलियन लीडरशिप को आगे आने दिया जाएगा या एक रीन्यूड मार्शल लॉ की तैयारी हो रही है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। मुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट
हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।